गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में ब्रायोफाइटा कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम इसके मुख्य लक्षणों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज मैं आपको थोड़ी सी ब्रायोफाइटा और एल्गी में क्या समानताएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। थेलोफाइट और ब्रायोफाइट में क्या अंतर है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो थेलोफाइट में ही शामिल होते हैं ब्रायोफाइट, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। फिर टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में क्या क्या समानताएं हैं और फिर उन दोनों में अंतर क्या है। तो आज देखिए इसी टॉपिक पर हम चलेंगे। ये भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पाए जाते हैं। सबसे पहले हम ब्रायोफाइट एंड एल्गी में समानताएं क्या क्या हैं उनके बारे में देखेंगे। समानताओं का मतलब सब जानते ही हैं क्या होता है। कौन कौन सी संरचना या कौन कौन से अंग या कौन कौन से भाग आपस में समान हैं, या संरचना की दृष्टि से कोई समानता है, कार्यात्मक दृष्टि से कोई समानता है। ठीक है, तो उन दोनों के बारे में ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर जो लक्षण होते हैं, समान लक्षण, वो किससे संबंधित होते हैं? संरचना से संबंधित होते हैं। ठीक है, आकारिकी से संबंधित होते हैं, मॉर्फोलॉजी से संबंधित होते हैं। कार्यकी या कार्यात्मक लक्षणों की समानता कम होती है। ठीक है, वैसे अगर हम इसको कम क्यों कहते हैं, वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो देखो, कार्यकी रूप से काम क्या होता है? स्वयं पोषण का मुख्य काम होता है, फोटोसिंथेसिस का मुख्य काम होता है। तो प्रकाश संश्लेषण तो ब्रायोफाइट भी करते हैं और प्रकाश संश्लेषण एल्गी भी करती हैं। ठीक है, हाँ, उसके अंदर जैसे संरचना के हिसाब से क्लोरोप्लास्ट की कम या अधिकता वो हम बता सकते हैं। कोई अलग रूप हो सकता है, जैसे एल्गी में हमने देखा कि क्रोमेटोफोर्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की जगह क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर्स होते हैं। तो वहाँ पर भी क्लोरोफिल होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की संरचनाएं इसके अंदर हो सकती हैं। लेकिन समानताओं की अगर बात की जाए, अंतर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन समानताएं काफ़ी कम ही होती हैं देखा जाए तो। देखें, सबसे पहली समानता क्या है? तो सबसे पहली समानता ये है कि दोनों में ही थेल साब प्रकृति पाई जाती है। यानी जो पादप की बॉडी है, प्लांट शरीर है, ठीक है, पादप शरीर किस प्रकार का है? थेलस प्रकृति का है। ठीक है, थेलोइड जो है फॉर्म इन दोनों के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, हम एल्गी में भी थेलोइड फॉर्म को पढ़ते हैं। देखो बहुत सारे हैं, वोकेरिया है, क्लीमेडोमोनास है, सारे थेलोइड प्रकृति के हैं। ठीक है, और भी हैं, साइटोनीमा, स्पाइरुलिना, माइक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, नोस्टोक हैं। अलग अलग प्रकार का उसके स्वरूप हो सकता है। देखिए, थेलस प्रकृति का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बड़ी सी बॉल है या बहुत सारी बड़ी संरचना है, उसमें बहुत सारी, ऐसा कुछ नहीं होता। थेलस अलग अलग रूपों का हो सकता है, जैसा कि हमने एल्गी में पहले भी पढ़ चुके हैं कि थेलस का स्वरूप अलग अलग प्रकार का है। जैसे कारा में आप देखोगे तो इक्विसिटोइड फॉर्म होता है तो वो भी थेलस ही। उसमें कोशिकाएं हालांकि मृदूत की होती हैं, लेकिन बाद में जब जनन अवस्था आती है तो कोशिकाओं में बहुत सारी वेरिएशन भी पाई जाती हैं। अब दूसरी जो बात ये है इसके अंदर, वो इसमें आती है थेलस की प्रकृति से रिलेटेड कि कुछ फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, हमने देखा कि फिलामेंट भी होते हैं, ट्राइकोम भी होते हैं, फिलामेंट भी होते हैं, और कुछ देखें तो साइफन स्वभाव वाले होते हैं। जैसे पॉलीसाइफोनिया है तो साइफनी होता है, इसी तरह से वोकेरिया होता है, साइफनी होता है। कुछ को अगर हम देखें, कोलियोकीट वगैरह जो हैं, ये कोलियोकीट हैं या फिर कीटोफोरा हैं, ये सारे कैसे हैं? विषम तंतुकीय हैं। ठीक है, हेटेरोट्राइकस हैं। विषम तंतुकीय के अलावा डेंड्रॉइड फॉर्म भी हो सकती है, अमीबॉइड फॉर्म भी हो सकती है। तो है तो सारे थेलस ही, लेकिन मिलते सब अलग अलग हैं। थेलस यहाँ लिखने का मुख्य पर्पज़ यही है कि कोशिकाएं जो मूल रूप से होती हैं वो सारी कैसी होती हैं? मृदूत की होती हैं। समझ में आ गई बात? थेलस को अगर हम एक लाइन में बताना चाहें तो थेलस वो स्वरूप है जिसमें सारी कोशिकाएं मृदूत की प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, अन्य कोई कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। पहला जो इसका मुख्य जो लक्षण है वो यही होता है, मृदूत की कोशिकाएं हैं, सब मृदूत की कोशिकाएं हैं। ठीक है, थैलोफाइट के अंदर जो अधिकतर पादप आते हैं वो सारे मृदूत की कोशिकाओं वाले ही होते हैं। सारी कोशिकाएं मृदूत की होती हैं।
ठीक है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो उनकी कोशिकाएं हों, चाहे वो प्लांट बॉडी की कोशिकाएं हों, तो सारी कैसी हैं, वो थैलोइड प्रकृति की हैं। तो अब इसमें देखिए दोनों में पहली समानता यही है कि दोनों की प्लांट बॉडी कैसी है, थैलोइड फॉर्म की है। दूसरी समानता इसके अंदर ये है कि वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, दोनों में ही वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो थैलोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू होते ही नहीं है। थैलोफाइट से ऊपर की जो क्लास है या ऊपर का जो प्रभाग है टेरिडोफाइट, सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू उसी में बने थे। तो प्रथम सहवनीय पादप किसको बोला जाएगा, टेरिडोफाइट को। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सहवन ऊतकों का विकास टेरिडोफाइट में हुआ। क्लियर। और प्रथम भ्रूणीय पादप किसको बोला जाएगा, तो ब्रायोफाइट को बोला जाएगा। सबसे पहले भ्रूण जिसमें बना था वो पादप कौन से थे, ब्रायोफाइट थे। तो प्रथम भ्रूणीय पादप तो कौन से हैं, ब्रायोफाइट। यानी जितने भी इस धरती पर पादप हैं उन सभी पादपों में ऊपर से लेकर के अगर हम चलें या नीचे से लेकर के डाउन टू टेबल चलें हम नीचे से, तो नीचे से हम बैक्टीरिया से शुरुआत करके ऊपर तक बढ़ते हैं एंजियोस्पर्म तक। तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फिर टेरिडोफाइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टेरिडोफाइट के अंदर सबसे पहले क्या बने थे, वैस्कुलर बंडल बने थे। फिर आगे बनते ही चले गए, यानी कि जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर बंडल होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। उसके बाद ऊपर की ओर जाएंगे तो एंजियोस्पर्म में डाइकोट, मोनोकोट, वहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। लेकिन क्या किसी ने ये पढ़ा है कि इस ब्रायोफाइट में जाइलम और फ्लोएम होता है, नहीं होता है। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम का विकास टेरिडोफाइट में ही हुआ था और इसीलिए उसको प्रथम सहवनीय पादप कहते हैं। और थैलोफाइट में कौन कौन से आ जाएंगे, एल्गी है, फंजाई है, ठीक है, लाइकेन है और ये ब्रायोफाइट है। तो इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं एल्गी में और इसमें ब्रायोफाइट में। तीसरा जो आता है इसमें इम्पोर्टेंट वो है रूट्स एब्सेंट। तो जड़ें भी नहीं होती हैं, ठीक है, जड़ें भी इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। तो जड़ें नहीं होती है तो ये जल का अवशोषण कैसे करती हैं, इनको जल कहाँ से प्राप्त होता है, ये भूमि से अपने जल की पूर्ति किस प्रकार से करती हैं, तो इनके अंदर पाई जाती हैं राइजोइड्स। ठीक है, क्या पाई जाती हैं, राइजोइड्स पाई जाती हैं। तो राइजोइड्स को हम जड़ नहीं कह सकते, वो जड़ों का काम करती है, जल अवशोषण का काम करती है, आधार पर स्थिर रखने का काम करती है, जैसे जड़ें करती हैं काम तो वही करती हैं सारे, लेकिन उनको हम जड़ नहीं कह सकते। तो क्यों नहीं कह सकते उनको जड़, हम राइजोइड्स ही क्यों कहते हैं? तो देखिए इसका भी एक बहुत ही बड़ा कारण है और वो ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये याद रखनी है, ज़िंदगी भर याद रखनी है। जब तक आप बॉटनी पढ़ोगे या बॉटनी में स्पेशलाइजेशन करोगे तो ये बातें आपको, कॉमन बातें ये हमेशा याद रखनी चाहिए। इनको हम राइजोइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी कौन सी कोशिकाओं से बनी होती है, मृदूत की कोशिकाओं से बनी होती है। क्योंकि हम जानते हैं एल्गी और ब्रायोफाइट में थैलस का स्वरूप क्या है, थैलस का स्वरूप है मृदूत की, यानी सारी कोशिकाएं मृदूत की हैं। ठीक है, अब थैलस सारा मृदूत की है तो राइजोइड्स में अलग कोशिकाएं कैसे होंगी भला, नहीं होगी। हाँ, राइजोइड्स एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकती हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन उसमें कोई और कोशिका नहीं होगी, मृदूतक के अलावा कोई और दूसरी कोशिका उसके अंदर नहीं होगी, ना ही कोई स्क्लेरन काइमा होगी, ना ही कोई कॉलन काइमा होगी, कुछ भी नहीं होगा, केवल मृदूत की कोशिकाएं होती हैं। अब अगर हम जड़ का देखें तो जड़ में हम डाइकोट, मोनोकोट, इनमें हम जड़ों के विकास पढ़ते हैं। अब इन जड़ों में हम देखते हैं क्या पाई जाती हैं, रूट्स पाई जाती हैं। मोनोकोट में कौन सी होती हैं, एडवेंटिटियस रूट होती हैं। और इसी तरह से इसके अंदर अगर हम देखें तो डाइकोट में कौन सी होती हैं, टेप रूट सिस्टम होता है। और यहाँ पर कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, जाइलम और फ्लोएम भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा अन्य प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं, यानी कि सारी कोशिकाएं मृदूत की नहीं हैं। मृदूतक के अलावा भी अन्य कोशिकाएं जड़ों में होती हैं, लेकिन राइजोइड्स में केवल मृदूत की कोशिकाएं होती हैं, इसलिए वो राइजोइड्स कहलाती हैं। ठीक है, मूलाभास उसको हम कहते हैं, यानी केवल मृदूत की कोशिकाओं का एक तंत्र है, कुछ लटके हुई संरचनाएं हैं जो मृदूत की हैं और जो जल का अवशोषण करती हैं, पादप को आधार पर स्थिर रखती हैं, परंतु वो जड़ नहीं है, केवल जड़ होने का आभास करवाती हैं।
केवल क्या करवाती हैं, आभास। तो उसको हम कह सकते हैं, इसीलिए राइजोइड्स को हम मूलाभास कहते हैं, यानी कि मूल का आभास कराने वाली होती है। तीसरा जो आता है इसमें, चौथा, वो है युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रकृति में प्रमुख अवस्था होती है। तो डोमिनेट स्टेज कौन सी है इसके अंदर? डोमिनेट स्टेज जो है वो पाई जाती है गैमेटोफाइट। अगर हम एल्गी में देखें तो उसमें भी गैमेटोफाइट होती है, डोमिनेट स्टेज, और ब्रायोफाइट में भी क्या है, डोमिनेट स्टेज है। यानी पहले गैमेटोफाइट्स जो हैं वो गैमेट बनाएंगे और गैमेट का आपस में फ्यूजन होगा, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आगे अंकुरण के बाद, जाइगोट से आगे अंकुरण के बाद फिर से क्या आ जाती है, कौन सी अवस्था आ जाती है, स्पोरोफाइट आ जाती है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा आउटलाइन के हिसाब से बता देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए, गैमेटोफाइट्स जो हैं उसके अंदर दोनों होते हैं, दोनों यानी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट लिख देता हूँ। तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों हैं। तो यहाँ से मेल बनेगा गैमेट और यहाँ से फीमेल बनेगा, और दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस यानी फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा वो बनेगा जाइगोट। जाइगोट से आगे फिर ऊस्पोर बन करके, यानी जाइगोट में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और जाइगोट में ऊस्पोर बनने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये जर्मिनेट हो जाएगा, और जर्मिनेट होकर के फिर से क्या बना लेता है, गैमेटोफाइट अवस्था बना लेता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसके अंदर पाया जाता है। गैमेटोफाइट प्रधान अवस्था होती है, युग्मकोद्भिद प्रधान अवस्था है, प्रकृति द्वारा ज़्यादा वर्ण किया गया है गैमेटोफाइट का, डोमिनेट स्टेज है। लेकिन जो स्पोरोफाइट अवस्था है वो इसके अंदर केवल कहाँ होती है, केवल इसके अंदर कहाँ होती है, इसके अंदर होती है, देखिए जाइगोट में। ठीक है, जाइगोट जो है वो वैसे देखा जाए तो गैमेटोफाइट, इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि बीजाणुओं का निर्माण भी बता सकते हैं। स्पोरोफाइट इसके अंदर, देखिए ये एल्गी में बता दिया मैंने आपको। अगर हम देखें तो इसके अंदर पहले क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, ब्रायोफाइट में, और फिर स्पोरोफाइट में स्पोर बनेंगे, और फिर स्पोर का जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन के बाद क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, ये ब्रायोफाइट के लिए है। तो आगे चलते हैं। डोमिनेट स्टेज आपको याद रखना है कौन सी है, गैमेटोफाइट। आगे चलें, नेक्स्ट आता है इसमें स्वपोषी पोषण। तो ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, दोनों ही ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कौन से हैं, वो हैं स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो अपना भोजन ये स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, अगला जो आता है वो आता है इसमें फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट्स को हम क्या कह सकते हैं, एंथ्रेजॉइड्स कह सकते हैं। ठीक है, पूमणु। तो ये कैसे होते हैं, कशाभिकीय प्रकार के होते हैं। हम एल्गी में पढ़ के आए हैं, जो पूमणु बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कशाभिकीय प्रकार के बनते हैं, उनमें कशाभिकाएँ होती हैं। और इसके अंदर भी मैंने आपको कल ही बताया था, आर्कीगोनियम और एंथीडियम की संरचना जब फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया था, उस वक्त मैंने कहा था कि आर्कीगोनियम में जब निषेचन होता है उस वक्त फ्लेजेला युक्त सर्पिलाकार पूमणु कहाँ पहुँचते हैं, आर्कीगोनियम तक पहुँचते हैं। तो ब्रायोफाइट में मेल गैमेट अर्थात पूमणु कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ब्रायोफाइट में भी होते हैं और एल्गी में भी होते हैं, तो हो गई ना समानता। आगे चलते हैं, कई ब्रायोफाइट जो है उनमें युग्मकोद्भिद एकदम हरे तंतुओं जैसा होता है, जैसा कि ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी में जो तंतु पाए जाते हैं उन तंतुओं की तरह ही कुछ ब्रायोफाइट भी होते हैं। ठीक है, जैसे पोरेला है, जैसे इसके अंदर अगर और उदाहरण देना चाहें इसके अंदर, तो हम इसके अंदर बता सकते हैं स्फेग्नम, ये भी एक तंतुनुमाई संरचना है। इसके बाद है हरित लवक व वर्णक ब्रायोफाइट की कायिक कोशिकाओं व हरे शैवालों में एक समान होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो क्लोरोप्लास्ट एंड पिगमेंट्स जो हैं, वर्णक, ये दोनों में क्या है, समान होते हैं। ठीक है, ये दोनों में समान होते हैं, क्योंकि कोशिकाएं भी तो समान है।
भाई कोशिकाएं सारी कैसी हैं, मृदूत की हैं, ठीक है। और स्टोरेज फूड क्या होता है दोनों में ही, स्टोरेज फूड वो होता है स्टार्च। तो एल्गी में तो हमने पढ़े ही हैं, स्टार्च होता है स्टोरेज फूड। तो ये देखिए इसकी समानताएं हो गई हैं सारी, ये आपको अच्छी तरह से याद करनी है, इम्पोर्टेंट है। थेलसा प्रकृति है, वैस्कुलर टिश्यू दोनों में नहीं होता है, रूट्स दोनों में एब्सेंट होती हैं, लेकिन राइजोइड्स होती हैं, उनको हम रूट नहीं कह सकते क्योंकि राइजोइड्स में सारी कोशिकाएं मृदूत की होती हैं, जबकि रूट में अन्य प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है। डोमिनेट स्टेज गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट में गैमेट बनेंगे, फ्यूजन होगा, निषेचन, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आगे स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से आगे फिर गैमेटोफाइट। ऑटोट्रोपिक स्वयंपोषी होते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट दोनों में होते हैं। और फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स होते हैं, यानी पुंमणु कैसे होते हैं, कशाभिकीय होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और पिगमेंट दोनों में समान प्रकार के पाए जाते हैं। और स्टोरेज फूड क्या होता है, स्टार्च होता है। ये तो हो गई इनमें समानताएं, ठीक है। अब थेलोफाइट और ब्रायोफाइट में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, वो ज़रूरी है जानने, क्योंकि हम ब्रायोफाइट को किस में पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट को हम थेलोफाइट में ही पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो ये थेलोफाइट ही है, थेलोफाइटा में अंतर। पहला अंतर देखते हैं, मैं एक तरफ तो लिख देता हूँ ब्रायो और एक तरफ लिख देता हूँ थेलो, ठीक है। पहला अंतर क्या है, सबसे पहला अंतर तो ये है कि ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब है जलीय, ठीक है। ये कैसे हैं, सॉरी ये एक्वेटिक नहीं, ये है एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय, ठीक है, यानी जल में पाए जाते हैं। ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, जल में। लेकिन ये स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, ये स्थलीय होते हैं। समझ में आ गई बात। ब्रायोफाइट को जल की आवश्यकता कब होती है, निषेचन के वक्त होती है, ये याद रखना है। थेलोफाइट्स मुख्यतः, अगर मुख्य लक्षण जो प्रधान लक्षण है थेलोफाइट के, उनमें अगर देखा जाए, अगर स्थल और जल के हिसाब से, तो थेलोफाइट्स कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। एल्गी जल में पाई जाती है, ठीक है, अधिक नमी वाले स्थान पर फंजाई पाई जाती है ना। और ब्रायोफाइट स्थलीय होती हैं, लेकिन इनके अंदर निषेचन की आवश्यकता के, निषेचन के समय जल की आवश्यकता होती है। दूसरा जो अंतर आता है वो आता है, देखिए ब्रायोफाइट हमेशा कैसा होता है, पैरेनकाइमेटस कैसा है, पैरेनकाइमेटस होता है, ठीक है। तो थेलोफाइट क्या पैरेनकाइमेटस नहीं होता, होता है, इसको अंतर में शामिल नहीं कर सकते हम, ठीक है। आगे है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है वो ब्रायोफाइट में अलैंगिक जनन का पूर्णतया अभाव होता है। ये जो ब्रायोफाइट है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो थेलोफाइट में क्या पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। जो थेलोफाइट है तो उनके अंदर माइटोस्पोर द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, यानी बहुत सारे बीजाणु बनते हैं, उन बीजाणुओं द्वारा फिर अलैंगिक जनन संपन्न होता है। नेक्स्ट आता है लैंगिक अंग। हमेशा इसमें ब्रायोफाइट में कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर, ऐसे लिख देंगे। सेक्स ऑर्गन ये कैसे हैं, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय। और दूसरा क्या है, जैकेट युक्त होते हैं। जैकेट पाई जाती है ना, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम में, कल ही बताया मैंने, जैकेट पाई जाती है। लेकिन थेलोफाइट में कैसे होते हैं, ये थेलोफाइट में ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यानी अधिकतर क्या होते हैं, एक कोशिकीय। सम टाइम ये कैसे होते हैं, सम टाइम होते हैं ये मल्टी सेलुलर, जैसे कारा में हमने देखा मल्टी सेलुलर होता है ना। और इम्पोर्टेंट क्या है, जैकेट इसके अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है, जैकेट एब्सेंट होता है। सेक्सुअल जो ऑर्गन है उनके अंदर थेलोफाइट में जैकेट नहीं पाया जाता। अगला आता है लैंगिक जनन। इसके अंदर ब्रायोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये कैसा होता है, ये होता है ऊगैमस टाइप।
यानी विषम युग्मकी प्रकार, केवल विषम युग्मकी प्रकार होता है, ओनली। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सा होगा, तो इसके अंदर सारे ही होते हैं, आइसोगैमी, ठीक है, एन आइसोगैमी और उगैमी, यानी समयुग्मकी, विषम युग्मकी और असम युग्मकी, तीनों प्रकार के होते हैं। तो एल्गी में हमने तीनों के बारे में पढ़ा है, सम, असम और विषम युग्मकी तीनों प्रकार के इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जो लैंगिक जनन है वो तीनों प्रकार के होते हैं। तो सम युग्मक का मतलब है दोनों युग्मक जो फ्यूजन करने वाले युग्मक हैं वो दोनों प्रकृति में कैसे होते हैं, समान होते हैं। दूसरा जो आता है इसके अंदर असम युग्मन, तो उसके अंदर आकार दोनों का वो अलग होता है, यानी एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, लेकिन आकृति दोनों की समान होती है, तो वो असम युग्मन होता है। और विषम युग्मन में क्या होता है, एक मादा युग्मक होती है, एक नर युग्मक होता है, और दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। ठीक है, कंप्लीटली दोनों की प्रकृति क्या होती हैं, अलग अलग होती है। तो तीनों प्रकार के पाए जाते हैं थेलोफाइट में तो, लेकिन ब्रायोफाइट में केवल क्या होता है, उगेमस टाइप होता है। इसके बाद देखिए जो स्त्रीधानी हैं वो ब्रायोफाइट में क्या कहलाती हैं, फ्लास्क नुमा आर्कीगोनियम कहलाती है। ठीक है, जो स्त्रीधानी हैं आर्कीगोनियम वो कैसी होती हैं, फ्लास्क लाइक होती हैं। ठीक है, फ्लास्क जैसी होती हैं, पहली बात तो ये। दूसरा जैकेट युक्त होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या कहलाती है, ये ऊगोनियम कहलाती है। ठीक है, ऊगोनियम कहलाती है, क्लियर। एस्कोगोनियम भी कहलाती है। अगर हम फंजाई की बात करें तो वहाँ पर क्या कहलाएगी, एस्कोगोनियम। ठीक है, तो ऊगोनियम या एस्कोगोनियम तो किस में कहलाएगी, थेलोफाइट में, लेकिन यहाँ पर क्या कहलाएगी, ये यहाँ पर कहलाएगी स्त्रीधानी। ठीक है, यानी आर्कीगोनियम। और इनमें जैकेट भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने पहले ही देख लिया है ना कि जैकेट पाया जाता है, लेकिन वहाँ इसके अंदर थेलोफाइट में जैकेट नहीं होता है। आगे चलते हैं, युग्मनस जो है वो बनते ही जो थेलोफाइट है उनमें तो मुक्त हो जाता है, लेकिन ये जो ब्रायोफाइट है उसमें जाइगोट स्त्रीधानी में ही रहता है। ठीक है, स्त्रीधानी में ही पोषित होता है। ठीक है, विकास करता है, ये हम कह सकते हैं, विकास करता है, और इसमें तुरंत क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। थेलोफाइट में जाइगोट बनने के बाद थोड़े समय के अंतराल में ही मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है भ्रूण का विकास। क्या ब्रायोफाइट में होता है, तो भ्रूण का विकास ब्रायोफाइट में होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था ना अभी थोड़ी देर पहले, प्रथम भ्रूणीय पादप है, तो भ्रूणीय विकास होता है। लेकिन क्या इसमें नहीं होता है, नहीं होता, भ्रूण नहीं बनता। ठीक है, तो प्रथम भ्रूणीय पादप इसीलिए ब्रायोफाइट को कहते हैं कि क्यों जो विकास का जो स्टेप था, विकास के जो क्रम थे, विकास के क्रम में अगर हम देखें तो ब्रायोफाइटा प्रभाग वो प्रभाग है जिसमें सबसे पहले भ्रूण का विकास हुआ था, तो प्रथम भ्रूणीय पादप इनको कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट और इसके अंदर अंतर हम देख चुके हैं। अब टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में कुछ समानताएं हैं। ठीक है, हालांकि टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से ऊपर का प्रभाग है, ठीक है, यानी बाद का प्रभाग है, ज़्यादा विकसित है, लेकिन फिर भी कुछ समानता जो है वो है ब्रायोफाइट व टेरिडोफाइट में समानता। ठीक है, कौन कौन सी समानता है, जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्थलीय प्रकृति। ठीक है, दोनों स्थल पर पाए जाते हैं, क्लियर, दोनों स्थल पर है, ब्रायोफाइट भी स्थल पे है और टेरिडोफाइट भी स्थल पर पाए जाते हैं। भ्रूण का विकास, तो ब्रायोफाइट में भ्रूण का विकास होता है, तो टेरिडोफाइट में तो होना ही है, तो टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों में भ्रूण का विकास भी पाया जाता है। तीसरा आता है भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण विकास कहाँ होता है, भ्रूण विकास आर्कीगोनियम की वेंटर में होता है, अंडधा में। ठीक है,
आर्कीगोनियम की कहाँ होता है? अंडा में होता है। तो आर्कीगोनियम किसमें? ब्रायोफाइट में भी होती है और टेरिडोफाइट में भी होती है, और उसी आर्कीगोनियम में ही भ्रूण का विकास होता है जाइगोट में विभाजन के बाद या अंकुरण के बाद। विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण होता है, हेटेरोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण, ठीक है, विषम रूपी। तो विषम रूपी क्यों कहेंगे? अलग अलग रूप पाए जाते हैं दोनों में ही, ठीक है। दोनों में अलग अलग रूप से मतलब ये है कि अगर हम देखें गैमेटोफाइट अवस्था इसकी ब्रायोफाइट की, तो इसके अंदर ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट अवस्था तो प्रधान अवस्था है, लेकिन स्पोरोफाइट अवस्था थोड़े समय के लिए ही होती है और गैमेटोफाइट पर निर्भर होती है। तो उसमें उसकी संरचना यानी कि उसकी बाह्य आकार की अलग प्रकार की होती है, और इसमें जो स्पोरोफाइट है उसकी अलग होती है और गैमेटोफाइट की अलग होती है। तो दोनों की संरचना अलग अलग है, इसीलिए विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। आगे है, लीवर वर्ड्स को छोड़ करके सभी में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र देखिए, ब्रायोफाइट में रंध्र की उपस्थिति होती है, ठीक है, रंध्र की उपस्थिति, और किसको छोड़ करके? लीवर वर्ड्स को छोड़ करके। तो लीवर वर्ड्स में कौन कौन से पढ़ते हैं हम? रिक्सिया, मार्केंसिया, ये पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम एंथोसिरोस में जाएंगे, वहाँ देखेंगे, और स्फैग्नम में देखेंगे, तो वहाँ उसके स्पोरोफाइट में रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र की उपस्थिति टेरिडोफाइट में तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ ब्रायोफाइट में भी होती है। आगे चलते हैं, बहुकोशिकीय जैकेट युक्त, ठीक है। तो जैकेट युक्त क्या होते हैं? जैकेट युक्त लैंगिक अंग होते हैं। दोनों में ही जैकेट युक्त लैंगिक अंग होते हैं, ठीक है, दोनों में ही होते हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट दोनों में जैकेट होते हैं। विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन होता है। विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो दोनों में विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन होता है, टेरिडोफाइट में भी होता है और इसमें भी है। फिर आता है नर युग्मक, वो कशाभिकीय होते हैं। कुछ एक टेरिडोफाइट को छोड़ दिया जाए तो ब्रायोफाइट में भी नर युग्मक कशाभिका युक्त होते हैं, और टेरिडोफाइट में भी क्या होते हैं? ये कशाभिका युक्त होते हैं। और निषेचन के लिए जल की अनिवार्यता होती है। निषेचन के लिए जल दोनों में अनिवार्य होता है, ठीक है। ये बात है भाई। ये हो गए इसके समानता अंतर के बारे में हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।